चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सोनू तिवारी फिर से आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इतिहास को लेकर आया हूं मैं। बिहार शिक्षक बहाली और बिहार पीसीएस जो 30 सितंबर को होने वाला है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राचीन इतिहास से गुप्त साम्राज्य। चलिए देखते हैं लोग गुप्त साम्राज्य को। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य के बाद जो पूरा अखंड भारत का शेप बना हुआ था, आकार बना हुआ था, वह विखंडित हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया? टूट गया। अब टूटने के बाद छोटे छोटे राजा क्या करने, राज करने लगे। जैसे अगर यहाँ पे हम मैप बना ले भारत का, देखिएगा मैप से कोई मतलब नहीं है, बिगड़ गया मैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुषाण वंश जो टूट गया था, गुप्त साम्राज्य, उसमें जितने छोटे छोटे वंश बने, उसमें कुषाण वंश इस एरिया में फैला हुआ था। किसमें फैला हुआ था? इस एरिया में, यहाँ तक। ये कौन था? कुषाण। कुषाण। अब सामंतवादी व्यवस्था इसमें थी और कुषाणों के सामंत थे गुप्त। कुषाणों के सामंत कौन थे? गुप्त थे। जिसमें उनका शासन जो था वह कहाँ पे था? कौशाम्बी में। कहाँ पे था? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी क्षेत्र में जो कुषाणों के सामंत थे गुप्त में, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, इन्होंने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना 240 ईस्वी में की। 240 ईस्वी में। लेकिन 240 से 280 तक ये शासक रहे, लेकिन कभी भी स्वतंत्र शासक नहीं रहे। कारण क्या था? कारण ये था कि आप बताओ, जैसा मान लो पहले क्या होता था, सेंट्रलाइज शासन चलती थी। एक चीज और देखिएगा, मौर्यों की तुलना में गुप्तों में विकेंद्रीकृत शासन था। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है कि जो सामंत थे, दूर दराज के क्षेत्र थे, उनको पावर ज्यादा मिलता था। और मौर्यों में ऐसा नहीं था। मौर्यों में केंद्रीकृत, राजा के हाथ में ही सब कुछ शासन होता था। और यहाँ पे गुप्तों में क्या था? केंद्रीकृत नहीं था। अब केंद्रीकृत नहीं था, जो सामंत थोड़ा सा ताकतवर होगा, एक नए वंश की स्थापना करना चाहेगा, तो पास का तो करेगा नहीं, इस वाले क्षेत्र में कहीं बीच में करेगा नहीं, करेगा दूर ही करेगा। तो दूर लास्ट छोर पे कौशाम्बी में किया, यूपी में। कौन? श्रीगुप्त। लेकिन अभी भी न तो अपने नाम का सिक्का जारी करवाया, न तो अपने आप को राजा घोषित किया, कुछ नहीं किया। बस अपना मतलब टैक्स सिस्टम लगा के और शासन क्या करता रहा? चलाता रहा। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये संस्थापक था। कौन था बाबू? संस्थापक था। संस्थापक। लेकिन क्या इसको वास्तविक संस्थापक कहेंगे? नहीं कहेंगे। वास्तविक संस्थापक ये नहीं था। इसके बाद इसका बेटा बनता है घटोत्कच। घटोत्कच। अब घटोत्कच जो है वह 280 से 319 ईस्वी तक शासक रहता है। लगभग 40 साल ये भी किया शासन। लेकिन ये महाराजा की उपाधि धारण किया। महाराजा। तो यहाँ पे ये मिलता है ना कि महाराजा की उपाधि कोई धारण कर सकता था। जो सामंत होते थे दूर दराज के, वो भी महाराजा की उपाधि धारण कर सकते थे। इसलिए घटोत्कच भी कभी भी अपने आप को खुले तौर पे ये नहीं कहा कि गुप्त साम्राज्य के शासक है और हम स्वतंत्र हैं। ये भी कुषाणों के सामंत के रूप में ही कार्य किए। हाँ, न टैक्स देना, न किसी राजा को अंदर आने देना, सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर भी नाम मात्र का ही सही, अभी ये सामंत थे। इसलिए इनको संस्थापक, वास्तविक संस्थापक हम लोग नहीं कहेंगे। अब इसके बाद देखते हैं घटोत्कच का जो पुत्र है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। यह शासक बनता है 319 ईस्वी में और 335 तक क्या करता है? 335 ईस्वी तक शासक रहता है। और 319 ईस्वी में शासक बनते हैं, एक संवत चलाता है, इसका नाम है विक्रम संवत। क्या है? विक्रम संवत। और अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। किसका धारण करता है? महाराजा धीराज की उपाधि। धीराज। और जब महाराजा धीराज की उपाधि आप धारण करेंगे, अपना संवत चलाएंगे, तो इसका मतलब क्लियर है कि आप स्वतंत्र संस्थापक हो गए। तो हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहेंगे? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। तो आपसे पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो क्या कहोगे? श्रीगुप्त।
कौन था? श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। क्या था ये? चंद्रगुप्त प्रथम था। अब चंद्रगुप्त प्रथम से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है इसको देखो। चंद्रगुप्त प्रथम कौशाम्बी में शासक बनता है और हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? मगध को। तो देखें कैसे मगध तक आया। आपको पता है कि गंगा नदी के उस साइड में, यहाँ से गंगा नदी जो बह रही है, गंगा नदी, तो गंगा नदी के इस साइड में लिच्छवी गणराज्य था। कौन सा गणराज्य? लिच्छवी, लिच्छवी गणराज्य था। और लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। और कुमार देवी से शादी करता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। यहां लिखते हैं कुमार देवी, देवी से शादी कौन करता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ये कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी गणराज्य की। और आपको पता है कि लिच्छवी गणराज्य भारत का नहीं विश्व का पहला गणराज्य है, पहला गणराज्य है और सबसे ताकतवर भी था। देख रहे थे हम लोग, पढ़े थे, हर एक वंश सब किससे लड़ना चाहते थे? लिच्छवी गणराज्य से। ठीक है, तो कुमार देवी से विवाह कर लिया कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और विवाह करने के बाद इसका साम्राज्य कहाँ तक आ गया? अब बिहार में शिफ्ट हो रहा है। अब किधर शिफ्ट हो रहा है? बिहार में। तो इसका अब क्षेत्र देख रहे हैं हम कि गुप्तों का क्षेत्र क्या हो रहा है? इस साइड में बढ़ने लगा और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ये दोनों लोग साम्राज्य का न तो विस्तार किए थे, न तो राजा की उपाधि धारण किए थे और न ही अपना सिक्का वगैरह चलाए थे। ठीक है, टैक्स वगैरह अपना वसूल रहे थे, अपना रेंज बना लिए थे, लेकिन विकास पहली बार मतलब विस्तार कौन किया? चंद्रगुप्त प्रथम करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला बताते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। ठीक है, अब कुमारगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और ये बहुत ही महान शासक था, बहुत ही महान शासक। अगर कहा जाए कि गुप्त साम्राज्य को पूरे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो समुद्रगुप्त और इनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। ठीक है, इन्हीं दोनों लोगों का मेन रूप से योगदान है। चलिए समुद्रगुप्त को देखते हैं। समुद्रगुप्त को, चूंकि समुद्रगुप्त किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी। और कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवी गणराज्य की। इसलिए इनको कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र मतलब लिच्छवियों का नाती। क्या मतलब है इसका? लिच्छवियों का नाती। अच्छा, लिच्छवी क्या कहते थे? जैसे मान लो कोई महान शासक हो जाता है, आप ही लोगों का अगर मान लो बढ़िया अधिकारी बन जाओ आप, तो आपके ममहर के लोग क्या कहेंगे? अरे हमारा नाती है, उस व्यक्ति का ममहर हमारे यहाँ है। रिश्तेदार निकलने लगेंगे आपके, अलग अलग नए नए रिश्तेदार निकलने लगेंगे। कोई मंत्री बन जाता है तब देखो उस जाति के लोग कहने लगते हैं कि हमारे यहाँ का हित है वो। तो जब समुद्रगुप्त इतना बड़ा शासक बन गया तो लिच्छवी गणराज्य के लोग भी तो कहेंगे ना। तो क्या कहे? लिच्छवी दौहित्र है। दौहित्र मतलब नाती, लिच्छवियों का नाती। तो समुद्रगुप्त को उपाधि दी जाती है लिच्छवी दौहित्र की। ठीक है, उसके बाद क्या उपाधि दी जाती है? तो चूंकि समुद्रगुप्त क्या किया, इतना मतलब ताकतवर था कि यह पूरे भारतवर्ष को मतलब जीतने के लिए चल दिया। ठीक है ना। देखो अशोक में और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त में अंतर क्या है कि अशोक स्टार्टिंग में ही जीते, अपना विकराल रूप दिखाए, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के बाद से क्या कर लिया? संन्यास ले लिया कि भाई हमसे अब युद्ध नहीं होगा, हम हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन समुद्रगुप्त नहीं, मरते दम तक हथियार चलाया। कहा जाता है कि उत्तर भारत के 9 राज्यों को, यहां पे लिख देते हैं, उत्तर भारत के 9 राज्यों को और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को, 1 दर्जन, देखो दर्जन लिख रहे हैं, 12 राज्यों को क्या कर लिया? जीत लिया। कौन? समुद्रगुप्त। अब बताओ मतलब पूरा भारत क्या हो गया? एक हो गया, 12 राज्यों को जीत लिया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये सोचेगा, अच्छा दक्षिण उत्तर भारत जब कहा जा रहा है ना, तो ये अफगानिस्तान ईरान तक भी चला गया था। अफगानिस्तान ईरान तक मतलब अफगानिस्तान ईरान से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक पूरा जीत कर रख दिया। अब इसमें यह प्रश्न उठता है कि सर इतना बड़ा साम्राज्य किस तरीके से चलाए? उसको पता था कि विकेंद्रीकृत करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, और केंद्रीकृत करेंगे तो संभलाएगा नहीं।
तो कहा कि भाई उत्तर भारत को हम डायरेक्ट अपने अंडर में लेते हैं, और दक्षिण भारत को राजाओं से कहा कि भाई तुम 2-3 काम करो। पहला क्या काम करो, तुम लोग अपने सिक्कों पे गरुड़ का चिन्ह लगाओ। गरुड़ का चिन्ह क्यों सर? इसलिए कि समुद्रगुप्त जो था किसका उपासक था? वैष्णव धर्म का, भगवान विष्णु का। और एक चीज और, भगवान विष्णु के उपासक तो थे ही, उसमें सबसे बड़ा मतलब कौन से रूप का? तो वराह रूप का। वराह रूप जो सुअर का रूप धारण करके कहता है, मान्यता है कि भगवान पृथ्वी को क्या किए थे, घूरा कीचड़ के अंदर से उठा करके लेके आए थे जब ये कोई राक्षस लेके चला गया था। तो वराह रूप का बहुत ज्यादा पूजा करते थे। ठीक है, और यही रीजन है कि सभी राजाओं से, जो नीचे के 12 राजाओं हैं, उन पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जब उनकी मीटिंग हुई तो उनसे कहा गया कि भाई देखो, तुम लोगों को करना ये है कि तुम लोग अपने सिक्कों पे किसका चित्र अंकित कराओ? गरुड़ का। अब ये गरुड़ का अंकित करने से क्या होगा? कोई सिक्का देखा तो गरुड़ का, मतलब ये तो समुद्रगुप्त का है, गुप्त वंश का, यहां तक शासन है, ये जानकारी मिल जाती है इससे। दूसरा क्या कहा, आप लोग समय समय से टैक्स पहुंचाओ। तीसरा क्या कहा, जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र के लोग थे, जैसे इधर शक थे, हुड़ थे, कुशाण थे, ये लोग भी थे, और ईरान वगैरह की तरफ, वहां तक गया तो कहा कि भाई तुम लोगों से टैक्स अगर तुम लोग नहीं दे रहे हो तो हमको तो क्या करना होगा, पैदल आते रह जाएंगे, 1 साल में आएंगे, तुम टैक्स धरा दोगे, जितना टैक्स दोगे उससे ज़्यादा आने जाने का खर्च हो जाएगा। तो कहा था कि उनके घर से कोई प्रिय वस्तु लेके आया। प्रिय वस्तु का मतलब या तो बेटा या बेटी या बहू जो भी हैं वो हमारे दरबार में रहेंगे, और आप टैक्स पहुंचाते रहेंगे, वो सेफ रहेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से 3 मतलब का, ये अपना प्रिय वस्तु दे दीजिए, शादी संबंध स्थापित कर लीजिए, टैक्स समय से दीजिए, और गरुड़ का अपने सिक्कों पे चिन्ह अपनाइए, और आप स्वतंत्र रूप से शासन कीजिए। बस अंतर ये रहेगा कि ये सब 4 काम कीजिए और हमारे अंडर में रहिए। ये समुद्रगुप्त का अप्रत्यक्ष नीति था, और ये दक्षिण भारत में लागू कर दिया। उत्तर भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। कैसा किया? प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। अब देखो, इतना बड़ा भारत को जीत लिया तो बी स्मिथ आए। कौन है? बी स्मिथ। और बी स्मिथ कहते हैं कि यह भारत के नेपोलियन है। कौन है भाई? भारत के नेपोलियन। नेपोलियन क्यों? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह पूरे यूरोप को जीत लिया था। भाई नेपोलियन बोनापार्ट हारा था। दूसरा चीज कि आप बताओ, अगर किसी की तुलना करना है आपको तो आप क्या कहोगे? जैसे मान लो कि हम तुलना करते हैं मेघनाथ और रावण की, तो हम यही कहेंगे ना कि मतलब जो मेघनाथ है रावण के जैसा बलवान है, कि ये कहें कि जो रावण है मेघनाथ जैसा बलवान है। बाप पहले आता है ना, बेटा बाद में आता है। तो कहाँ पे ये मतलब समुद्रगुप्त 4वीं शताब्दी के, और नेपोलियन कहाँ का छोटा बच्चा। लेकिन बी स्मिथ क्या कर दिए? क्यों ऐसा तुलना किए? इसलिए कि कहीं ना कहीं उनको अपने यूरोप को ज्यादा ऊपर दिखाना था। यूरोप को क्या करना था? ज्यादा ऊपर दिखाना था। ऐसा ही सेम उन्होंने तुलना कर दिया है कालिदास जी के साथ। कालिदास जी भी मतलब गुप्त साम्राज्य के शासक विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बेटे के दरबार में रहते थे, नवरत्न में, और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो उनकी विद्वता को देखते हुए जो बी स्मिथ है वो क्या कहा था कि यह यूरोप के शेक्सपियर हैं। कालिदास जी चूंकि जितना भी लिखे हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम है, कुमार संभवम है, और ऋतु संहार है, ऐसे ही करके जितना पुस्तक लिखे हैं उसमें आप देखेंगे श्रृंगार रस का ज़्यादा, ये श्रृंगार रस पे ही ज़्यादा वो पुस्तक लिखे हैं। तो इसलिए तुलना किससे कर दिया? शेक्सपियर से कर। जबकि शेक्सपियर को कहना चाहिए ना कि मतलब ये यूरोप के कालिदास हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? यूरोप को ऊपर दिखाना था। चलिए खैर, जो क्वेश्चन पूछता है इतिहास में उसको हम लोग देखते हैं। तो भारत के नेपोलियन स्मिथ ने कहा था किसको? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा था? पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत और अफगानिस्तान तक को क्या कर दिए? एकीकृत कर लिए थे, और युद्ध हारे नहीं थे। नेपोलियन तो हारा था, ये युद्ध हारे नहीं थे। ठीक है, तो ये हो गया। लिखित दौहित्र किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और देखिए, अब यहां तक जब शासक हो गया तो इस साइड कौन सा समुद्र है बाबू? इस साइड अरब सागर। अरब सागर है। नीचे कौन सा है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर। इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी है। और पूरा क्षेत्र है। तो कहा जाता है कि किस शासक का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था? तो किसका कहेंगे? समुद्रगुप्त का। क्यों? अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर, 3 जब इधर एरिया है तो घोड़ा लेके जाएंगे समुद्रगुप्त, और कहेंगे चलो आज तीनों को पिला के लाते हैं।
तीनों समुद्र का पानी, तो ला करके खारा पानी अरब का पिला देगा, खारा पानी हिंद महासागर का और खारा पानी बंगाली खाड़ी का। ये कहने के लिए है कि तीन सागरों का पानी किसका घोड़ा पीता था, तो समुद्रगुप्त का पीता था। ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए और क्या इनका उपनाम दिया जाता है, तो पूरे भारत को बांध के रख दिए थे, तो इसलिए कहा था कि धरणी बंध। क्या उपाधि दिया था बाबू, धरणी बंध। धरणी, धरणी मतलब धरती, बंध, बंध मतलब बांधने वाला, पूरे धरती को एक करने वाला। भाई जितना उस समय धरती दिखी होगी उतना ही ना, गुप्त काल में अमेरिका कहाँ दिख रहा था, तो जितना दिखा उसमें क्या कहा गया, पूरे धरणी को बांध कर रखने वाला व्यक्ति कौन है, समुद्रगुप्त है। तो इतनी उपाधियां आप लोग याद रखें जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या दिखा मतलब समुद्रगुप्त बारे में है, तो समुद्रगुप्त के सॉरी सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए चलिए ठीक है, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संगीत प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त का कहेंगे संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी। देखिए बीड़ा सबसे पुरानी वाद्य यंत्र है, तो बीड़ा बजाने वाला इतिहास में एक तो समुद्रगुप्त, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है औरंगजेब, ठीक है, दूसरा औरंगजेब। तो संगीत प्रेमी हो गया। अब संगीत प्रेमी कैसे पता चला हमको, सिक्कों से उनके पता चला, सिक्कों पे उनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे, ये कविता लिखते थे, कविता के प्रेमी थे, तो इनको कवि राज कहा गया। क्या कहा गया है, कवि राज। कविता लिखते थे तो इनको क्या कहा गया है, कवि राज भी कहा गया है। इनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था, हरिसेन, हरिसेन। अब हरिसेन जो थे वह प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति, सर इसका नाम तो कहीं सुने हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ सुने हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखवाया था पहली बार, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखवाया था, ठीक है, चलिए बताइएगा, इसको पढ़ाया जा चुका है पिछले वीडियो में। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, उस पे हरिसेन लिखवाया है कि 12 दक्षिण राज्यों को, 9 उत्तर राज्यों को, 3 समुद्रों का पानी उसका घोड़ा पीता था। जितनी जानकारियां मिलती हैं वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती हैं, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को कौन लिखवाया है, हरिसेन लिखवाया है। हरिसेन कौन थे, दरबारी कवि थे, ठीक है। हरिसेन को महासंधि विच्छेदक कहा जाता है, मतलब कि दो लोगों में संधि कराने वाला, दो लोगों में संधि कराने वाला। तो ये था सब कुछ समुद्रगुप्त के बारे में। लिच्छवी दौहित्र, धरणी बंध, भारत का नेपोलियन, संगीत प्रेमी, कविराज, ये सब उपाधियों से उनको नवाजा गया है। पूरे भारतवर्ष को क्या किए थे, एकीकृत कर लिए थे। जितने शक हूण थे सबको पराजित कर दिए थे। उसके बाद से एक अप्रत्यक्ष रूप से शासन किए और प्रत्यक्ष रूप से शासन किए। प्रत्यक्ष रूप में खुद शासन डायरेक्ट करते थे, अप्रत्यक्ष में राजाओं से कहा जाता था कि आप लोग क्या करो, आप लोग टैक्स हमको समय समय पर दे दो। दूसरा, हमारे अपने सिक्कों पर गरुड़ का चिन्ह लगाओ। गरुड़ का चिन्ह क्यों, इसलिए कि ये विष्णु के उपासक थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे। विष्णु के किस रूप को, तो वराह रूप को। दूसरा चीज, वराह रूप को ये मानने वाले थे। अब समुद्रगुप्त के बाद इनका बेटा बनता है जिसका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था, रामगुप्त। चलिए रामगुप्त। अब देखिए कई जगह पे इनको स्किप कर देता है, इसके मतलब छोड़ देता है रामगुप्त को। कारण क्या था, कारण थे बड़े बेटे थे ये रामगुप्त, और इनका छोटा भाई कौन था, रामगुप्त का छोटा भाई, छोटा भाई क्या नाम था छोटे भाई का, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। तो आप कहोगे सर इनका तो नाम सुने, इनका नाम सुने नहीं है। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि बड़े व्यक्ति का बेटा होने का फायदा ये मिलता है कि आपका विवाह किसी बड़े घराने में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए तो अभिषेक बच्चन का शादी हो गया ऐश्वर्या राय से, जबकि ऐश्वर्या राय के पीछे बहुत लोग पड़े थे जो बहुत ही महान लोग थे। अभिषेक बच्चन उतने महान भी नहीं थे, फिर भी हो गया। क्यों, इसलिए कि अमिताभ बच्चन क्या थे, बेटे थे। तो कई बार ऐसा होता है। तो ये बताओ समुद्रगुप्त के बेटे हैं रामगुप्त, इनका विवाह तो होगा ही। इतिहास में कई एग्जाम्पल हैं, जैसे गंधारी का विवाह हो गया,
किसकी वजह से? भीष्म की वजह से। तो यहाँ पे रामगुप्त से शादी तो हो गया। पत्नी का नाम क्या था? देवी। क्या नाम था? देवी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वहां कुमार देवी थी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी, यहाँ रामगुप्त की पत्नी देवी हैं। ये मत कहना कि मतलब इधर उधर मत करना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। तो देवी से क्या हो गया? रामगुप्त का विवाह हो गया। अब देवी बड़े घराने की, देवी पढ़ी लिखी, देवी स्मार्ट थी, और रामगुप्त न तो इनके में एक भी गुण समुद्रगुप्त का था, न स्मार्ट थे। अब फंस गई देवी। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर लड़का पढ़ा लिखा ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लड़की ज्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। अब बार बार ये क्या करती थी? रामगुप्त को टॉर्चर करती थी। रामगुप्त परेशान। उसी समय अब देखा क्या गया कि साम्राज्य तो बहुत बड़ा, समुद्रगुप्त के बेटे, और इधर शको कुषाणो हूणों सबको पराजित किए थे। उसी में शक आए सब। एक बार की बात है, जब ये चले गए थे कहाँ? नेपाल के तरफ। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब जो राजकुमार थे, चले गए थे नेपाल की तरफ। तभी शक आक्रमण किए सब, और शक आक्रमण करके रामगुप्त को बंदी बना लिए और बोले कि एक काम करो, तुम बंदी रहो और तुमको छोड़ देंगे अगर देवी को छोड़ दोगे, देवी को हम ले जाएंगे। रामगुप्त सोचा कि डेली डेली टॉर्चर करती है, इसको क्या कर दिया जाए? छोड़ ही दिया जाए। तो रामगुप्त कहे कि ठीक है, देवी को लेके जाओ। अब सेना एक ही दिन थोड़ी चली जाएगी। सेना जैसे जहां पे उन लोग का रावटी पड़ा था वहां रुके थे सब, देवी को ले जाकर वहां रख लिए कि कल यहाँ से क्या करेंगे? प्रस्थान करेंगे सुबह। अब ये आजाद हो गए थे, रामगुप्त शासन चला रहे थे, कहे कि ठीक है, देवी चली गई, फिर कोई आ जाएगी। लेकिन तभी आ जाते हैं कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, जब सुनते हैं तो हुए गुस्सा। आज तक पिताजी मतलब पूरे साम्राज्य पर राज किए, और वहां से राजकुमार राजकुमारी को लेकर आते थे टैक्स भरवाने के लिए, और तुम आज उन्हीं की बहू को क्या कर दिए? देखे चले, बहुत बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती हो गई। अब इस घनघोर बेइज्जती के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय चढ़ाई कर दिए कहाँ? शकों पे, और चंद्रगुप्त द्वितीय शकों का विनाश कर दिए। क्या कर दिए? शकों का विनाश। अब शकों का विनाश हो गया। शकों को मारे, और मार करके देवी को क्या कर लिए? लेके चले आए देवी को। अब देवी जब आई तो देवी एकदम लाल पीली, गुस्सा हुई थी रामगुप्त पे। एक तो पहले से ही पसंद नहीं थे, दूसरा गुस्सा हो गई। अब देवी कही चंद्रगुप्त से कि एक काम करो, हम दोनों कर लेते हैं शादी, और इसको क्या करते हैं? रास्ते से करते हैं बाहर। चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी मिलकर के रामगुप्त की हत्या कर दिए लोग। रामगुप्त चले गए काम से। तो इनका शासन 1 से 2 महीने तक रहा, जो इतिहास में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, ये मतलब इसका साक्ष्य है, साहित्यिक स्रोत है इसका जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो रामगुप्त यहाँ से हो गए बाहर। ये किसमें वर्णन है? तो इन लोगों का, इन दोनों लोगों का, देवी का और चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रेम प्रसंग का वर्णन है देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में। देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। ये साहित्य पे आधारित है जो हम कथा आपको सुनाए। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय को ये लगा कि अब क्या किया जाए, अब शासन को बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। रामगुप्त को मिटा देते हैं, देवी को भी मिटा देते हैं, इसलिए कि इनका कहानी हो गया खत्म। इनको पसंद नहीं थे रामगुप्त, पसंद थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। शादी हो गई। अब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की हम लोग बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य, ये शकों का विनाश किया। और जैसे इस शकों का विनाश करके उधर से लौटे तो एक सिक्का जारी किए, जो चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का। और चांदी का सिक्का का नाम क्या था बाबू? ये पूछा जाता है, रुपयका। रुपयका। और गुप्त काल में सोने के सिक्के बहुत ज्यादा जारी हुए थे, तो सोने के सिक्के को क्या कहता था? सोने के सिक्के। इसको कहा जाता था दिनार। क्या कहता था? दिनार। क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। दिनार मतलब गुप्त काल के सोने के सिक्के को क्या कहता है? दिनार। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहता है? रुपयका। तो चांदी का सिक्का कौन जारी किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। कब? जब शकों को पराजित करके आए तब। और उसके बाद से एक उपाधि धारण की, जिसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। शकों को पराजित करने के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और क्या क्या पूछता है। तो ये
समुद्रगुप्त से भी अगर कहा जाए तो ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन समुद्रगुप्त इतना ज्यादा साम्राज्य का विस्तार कर दिए थे कि उसी को संभालने में ये रह गए। ठीक है, ये अपने दरबार में नवरत्न रखते थे, नवरत्न। और उन नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कौन थे? कालिदास। कालिदास कालिदास थे, धन्वंतरी थे, वराह मिहिर थे, ब्रह्मदत्त थे, अमर सिंह थे। ठीक है ना, ये बहुत लोग इनके दरबार में रहते थे जो नवरत्न थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से जो क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, वह है कि अमर सिंह जो इनके दरबार में रहते थे वह किसकी रचना किए थे? अमर सिंह। अमर सिंह। तो अमर सिंह अमर कोश की रचना किए थे। किसकी रचना किए थे? अमर कोश की। अमर कोश की। अमर कोश। इन्हीं के दरबार में रहने वाले विष्णु शर्मा थे, विष्णु शर्मा, जो पंचतंत्र की रचना किए थे। पंचतंत्र, ये जितना बता रहे हैं सब क्वेश्चन पूछा गया है। पंचतंत्र, और पंचतंत्र विश्व का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक था। क्या था? विश्व का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक था पंचतंत्र। और यही पंचतंत्र है जिसको पहली बार किसी भारतीय पुस्तक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। वो कौन था? पंचतंत्र ही था। कौन लिखे थे? विष्णु शर्मा लिखे थे। चलिए नोट कीजिए। ठीक है, पंचतंत्र की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही एक चीनी यात्री आया था, इसका नाम था फाहियान। कई बार पूछा गया है, फाहियान। और फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में आया और घूमा पूरे इनके क्षेत्र को, तो ये कहा अपनी पुस्तक में पूरे जाति समीकरण को, स्त्रियों की दशाओं को, सबका वर्णन किया। वो कहता है कि सबसे प्रसिद्ध जो क्षेत्र था, सबसे बढ़िया क्षेत्र था, वो था उज्जैन। चूंकि विक्रमादित्य जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, वो दो राजधानी बना लिए, पाटलिपुत्र और उज्जैन। उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी और व्यापारिक केंद्र बना दिया गया। कहा फाहियान अपने पुस्तक फो यू की, नाम याद रखिएगा, फो यू की, फाहियान लिखा था। और वेनसांग सु यू की, सु यू की, सी यू की, सी यू की, सु यू की, चाइनीज नाम है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, आएगा, लिख दिया फो यू की। फ से फाहियान, फ से फो यू की। ठीक है, इसमें लिखता है कि उस समय महिलाओं की दशा में गिरावट आ रही थी। उस समय अछूतों की संख्या बढ़ रही थी। उस समय जातिगत समीकरण, उपजातियां बट रही थी। और पहली बार कायस्थ जाति का वर्णन मिलता है। कायस्थ लाला जाति होती है, उसकी वर्णन पहली बार यहीं से मिलता है, गुप्त शासन काल में। स्त्रियों की दशा निम्न हो रही थी, यह पता चलता है कि भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से पता चलता है कि किसी स्त्री की सती होने का साक्ष्य मिला। कोई स्त्री सती होना प्रारंभ की, इसका मतलब स्त्रियों की दशा निम्न है। अगर पति की मृत्यु हुई तो सती होना, स्त्रियों का उनके साथ मर जाना, ये कहीं ना कहीं स्त्रियों की गिरावट का मतलब साक्ष्य है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब वर्णन मिलता है। फोयुकी में फाहियान आया था, कहाँ पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसके बाद शासक बनते हैं कौन? कुमारगुप्त प्रथम। इनके बेटे बनते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का सबसे बड़ा कारण, मतलब इनको याद करने का कारण ये है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। किसकी स्थापना कराई? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि महायान शाखा, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का केंद्र था। कुमार गुप्त प्रथम। कई बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा। आप कहोगे कि सर ये तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म को मानते थे। जी, वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाकी जो भी धर्म था उसका भी गिरावट नहीं हुआ। इनके समय में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय में किस शाखा की पढ़ाई होती थी? महायान शाखा। महायान शाखा। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसमें वज्रयान शाखा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान शाखा। जब पाल वंश पढ़ाएंगे तो उसमें विक्रमशिला का बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा कौन? 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये बख्तियार खिलजी अलग है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति है जो 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को लूट दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराया था। कुमारगुप्त के समय अभिलेख ज्यादा लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? अभिलेख ज्यादा लिखे गए थे। अभिलेख लिखा गया था। ठीक है, और कुमारगुप्त से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद, कुमारगुप्त के बाद
गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा, विघटन होने लगा। कहा जाता है कि स्कंदगुप्त का है, हूणों को, स्कंदगुप्त का उल्लेख होता है कि हूणों को पराजित किए थे। स्कंदगुप्त हूणों का विनाश किए थे। किसका? हूणों का। अब क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य में दो हो गया यहाँ से। शकों का विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। हूणों का विनाश किसने किया? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त किए थे। उसके बाद क्या आता है कि कुमारगुप्त प्रथम जो थे वह सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराए थे। सुदर्शन झील याद कीजिए, गुजरात में बना हुआ सुदर्शन झील है गिरनार पर्वत के पास, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनवाया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो वहां का प्रांतपति था जिसका नाम था उपगुप्त, उसने बनाया था। उपगुप्त गुप्त वंश से नहीं संबंधित है, मौर्य वंश संबंधित है, उसने बनवाया था। उसका पुनरुद्धार कौन करवाया? कुमारगुप्त प्रथम करवाते हैं। स्कंदगुप्त हो गया। अब एक और आ जाता है कि भानुगुप्त। भानुगुप्त, तो भानुगुप्त इनका उल्लेख बस ये आता है कि एरड़ अभिलेख में इन्होंने लिखवाया है कि सती होने का प्रथम साक्ष्य मिलता है। कोई इनका सेनापति है जिसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद से वो उसकी पत्नी उनके साथ सती हो जाती है। ये भानुगुप्त से मिलता है। और ये गुप्त साम्राज्य का लगभग सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको कवर किया गया है, सामाजिक परिदृश्य को कवर किया गया है। जैसे अभी एक बार हम इसको रिवीजन कर जाते हैं सामाजिक व्यवस्था को। तो देखिए, सामाजिक व्यवस्था जो थी वह वर्ण व्यवस्था बढ़ रही थी, स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई थी, उपजातियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, कायस्थ जो जाति है उसकी पहली बार वर्णन मिलता है, ये वर्ण व्यवस्था था। ठीक है ना, छुआछूत की भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके बाद आते हैं सामाजिक व्यवस्था में। तो सामाजिक व्यवस्था जो थी वह, ये धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं। धार्मिक व्यवस्था जो थी वह वैष्णव धर्म को मानते थे। इसके पहले आप देखोगे तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्थान हुआ था, लेकिन गुप्त साम्राज्य के आने के बाद पुनः सनातन धर्म का भी उत्थान हो गया। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन का भी उत्थान हुआ, इसलिए कि ये लोग कट्टरवादी नहीं थे, उनका भी देखरेख करते थे। ठीक है, अजंता स्थापत्य कला की बात करते तो अजंता गुफा में 16 और 17 जो गुफा है उसमें 16 में एक मड़ासन मतलब लेटी हुई एक लड़की का चित्र है, स्त्री का चित्र है, जिसकी चित्रकला को बहुत ही सराहा जाता है। और जो अजंता गुफा का 17 नंबर गुफा है उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बौद्ध का जन्म, उनका गृह त्याग, उनका महापरिनिर्वाण, इन सब का उल्लेख है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, मुद्रा को देखते हैं तो मुद्रा सोने के सिक्का जो था उसको दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। ठीक है, चांदी जो उनका सिक्का जारी होता था उस पर गरुड़ का चिन्ह होता था, गरुड़ का चिन्ह होता था। उसके बाद से एक तरफ राजा का एक तरफ रानी का चित्र होता था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो इस प्रकार का सिक्का का उल्लेख देख लेते हैं हम लोग। स्थापत्य कला की बात करें तो उसमें नागर शैली का जबरदस्त विकास हुआ था। ठीक है, किसका विकास होता? नागर शैली का। अगर अर्थव्यवस्था की बात कर लें तो अर्थव्यवस्था में इन लोगों का जो टैक्स लगता था वह 1/4 से 1/6 लगता था। ये वीडियो जो हम अभी बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। टैक्स कितना लगता था? 1/4 से 1/6 लगता था। इनके समय में अर्थव्यवस्था बहुत ही फली फूली थी। हाँ, अंतर ये था कि छुआछूत की भावना बढ़ रही थी, तो निम्न जातियां जो अछूत थे वो नीचे गिर रहे थे और बाकी जातियां ऊपर उठ रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। ये फाहियान अपने फो यू की पुस्तक में लिखता है। लिखा कि जब से हम चले हैं और भारत तक पहुंचे हैं उसमें सबसे बढ़िया जो जगह लगा वो उज्जैन लगा है। और उज्जैन किसकी राजधानी थी? उज्जैन थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की सांस्कृतिक राजधानी और व्यापारिक राजधानी। ठीक है, दरबार में नवरत्नों का रखना, इसका मतलब यह है कि विद्वानों की कद्र की जाने लगी। इनकी भाषा जो थी वो कौन थी? राजकीय भाषा संस्कृत थी, और संस्कृत के सबसे प्रकांड विद्वान कौन थे? कालिदास जी थे। ठीक है, और कुछ बचता है? सामाजिक व्यवस्था हो गया, आर्थिक व्यवस्था देख लिए हम लोग, अर्थव्यवस्था देख लिए। उसके बाद से देख ले तो सबसे बड़ी इकाई जो इनकी होती थी, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं, तो उसको देश कहते थे, और जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको हम लोग ग्राम कहते थे। जो सबसे बड़ी इकाई देश का राजा होता था, वो जो प्रशासक होता था उसे राजा कहते थे, और जो सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी उसके अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गया। इनका जो प्रशासन था वह बी केंद्रीकृत था। बी केंद्रीकृत का मतलब अकेले मौर्य जैसे केंद्रीकृत नहीं किए थे, बी केंद्रीकृत किए थे, और यही कारण है कि बी केंद्रीकृत होने के कारण इनका साम्राज्य जल्दी ही टूट गया। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं तो इनके साम्राज्य में जितने शासक हुए उन सबका कार्यकाल देखा जाए तो 240 से 280 श्रीगुप्त,
संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक नहीं थे। 280 से 319, 319 में विक्रमादित्य ये विक्रम संवत चलाया जाता है, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। उसके बाद से 319 से 335 तक शासन करते हैं। 335 से 375 तक कौन शासन करते हैं? समुद्रगुप्त करते हैं। और 375 से 415 तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करते हैं। और उसके बाद से जानने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो थी गुप्त साम्राज्य की थी। उम्मीद है कि आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, और आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो हम मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।